गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। लॉट कंट्रोल टेक्निक, यस, ये आज का हमारा टॉपिक है, आज का चैप्टर है। उसे आप एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग भी कहोगे। क्या है ये सब, चलिए बात करते हैं भैया। ठीक है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लॉट ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंस्पेक्शन इज नोन एज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग और यू कैन से लॉट कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, क्या होता है ये सब? तो देखिए, मैं सीधा सा एक एग्जांपल लेता हूँ। जहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन जो होता है वो सेल करने के लिए सही है, यानी मार्केट में भेजने के लिए सही है या गलत है, नहीं है, वो कैसे डिसाइड करता है प्रोडक्शन हाउस। ठीक है, तो उसके लिए आपको इतना तो पता होगा, सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, यू नो वेरी वेल, you have already learned in standard 11 and 12. okay, so what is sample, what is population, ये पता है आपको। ठीक है, let's take an example. समझ लीजिए कि मेरे पास एक एग्जांपल हम ले रहे हैं बालाजी का। यस, ओके, बालाजी वेफर। ओके, तो आपने 100% कभी ना कभी खाया या देखा तो होगा ये। ठीक है, तो बालाजी वेफर का हम एग्जांपल लेते हैं। अब बालाजी वेफर जब अपनी वेफर बनाएगा तो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले उसका जो रॉ मटेरियल होता है, दैट इज़ पोटैटो। ओके, वो लाएगा। ओके, अभी एक फार्मर से उसने पोटैटो उसके पूरे पोटैटोस यानी आलू खरीद लिए। ठीक है, और वो सभी आलू से उसने एक पूरा बैच या यू कैन से जॉब, ठीक है, वो पूरा लॉट बालाजी वेफर का बनाया। और वो जो वेफर के पैकेट्स बने, वो हम एज्यूम कर लेते हैं 1000 पैकेट्स बनाए। ओके, 1000 पैकेट्स बनाए। ठीक है, अब ये 1000 पैकेट्स सही है, उसकी क्वालिटी सही है या नहीं, यानी वो मार्केट में सेल करने के लिए सही है। सर उसमें चेक करने की कहाँ ज़रूरत है, भेज दो, अच्छे ही बने होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखने के लिए ये ऑलवेज क्वालिटी चेक, उनका एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जो क्वालिटी चेक करता है। ठीक है, और वो करना ही चाहिए। हम भी जब कुछ शेयर करते हैं कहीं पे, ठीक है, अगर कहीं पे अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं तो हम भी बहुत सारी चीज़ें माइंड में रख के अपना ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि वो बताता है कि आपकी थिंकिंग और आपका नॉलेज कैसा है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये 1000 पैकेट्स बालाजी के हमें सेल करने हैं मार्केट में, तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये सेल करने के लायक है या नहीं। तो आप सोचो, अब ये 1000 पैकेट्स मैंने बना दिए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? अच्छा, चेक करना है सर, दिस इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के लिए हम साइन यूज़ करते थे, अगर आपको पता है, कैपिटल एन, राइट, द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो क्या सभी के सभी पैकेट्स खोल के चेक करेंगे कि वो सही बने या नहीं? सर कर सकते हैं, वो तो करना ही चाहिए। अगर सभी ये 1000 पैकेट सही है या नहीं तो सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन आप समझो, अगर मैं सभी के सभी पैकेट्स को चेक करूंगा कि वो सही है या नहीं, तो मेरे पास सेल करने के लिए क्या रहेगा? नथिंग। यस, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम इसमें से कुछ सैंपल ले लेते हैं। यस सर, वेरी गुड, ये सही है, सैंपल ले लेते हैं, है ना, और उसी तो कहते हैं सैंपल इंस्पेक्शन। सो इसमें से कुछ सैंपल ले लेते हैं सर। ऐसा करते हैं 50 का सैंपल ले लेते हैं। अच्छा, वो सैंपल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, तो उसकी डिस्कशन हम नहीं करेंगे, वो भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। ठीक है, तो सपोज मैंने 50 पैकेट्स का सैंपल ले लिया। अब ये 50 पैकेट्स को हम चेक करेंगे, वो 50 पैकेट्स को हम चेक करेंगे, और वो सैंपल, ये सैंपल है, उस सैंपल इंस्पेक्शन से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो पूरा लॉट है वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, यानी कि उससे सेल करने के, ये सेल करने के लायक है या नहीं है। अगर वो एक्सेप्ट होगा तो डेफिनेटली हम उसे मार्केट में भेज देंगे सेल करने के लिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देंगे। और अगर वो रिजेक्ट हो रहा है किसी कारण से, ठीक है, तो उसे फिर हम सेल नहीं करेंगे, उसको डिस्पोज कर देंगे। ओके, तो ये होता है लॉट कंट्रोल टेक्निक, और आप कह सकते हैं एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ओके, तो आपके पास जो पॉपुलेशन होता है उसमें से सैंपल सिलेक्ट होता है, सैंपल का इंस्पेक्शन होता है। सैंपल इंस्पेक्शन से हमें पता चलता है कि ये जो पूरा पॉपुलेशन यानी कि ये जो पूरा लॉट है वो सही है या नहीं। ओके,
ओके सर, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, लेकिन सम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ लॉट कंट्रोल टेक्निक, विच आर द एडवांटेजेस? ओके, सो ये समझते हैं। कुछ कुछ तो आपको ऐसा लगेगा सर ये तो हमने 11th में पढ़ा है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सैंपल इंस्पेक्शन। तो जो सैंपल इंस्पेक्शन के जो एडवांटेजेस थे वही यहाँ पे होंगे। ओके, so advantages of lot control technique, the first one is in the total inspection all the units of the lot are required to be inspected, while in sampling inspection few units are required to be inspected. This saves time, money and energy. देखो ये एक्चुअली ये जो एडवांटेज है वो सैंपल इंस्पेक्शन का है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आपके पास अगर 1000 यूनिट है, सभी को अगर आप चेक करोगे तो वो आपका कितना टाइम, मनी और एनर्जी वेस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसमें से सैंपल लेके डिसाइड करते हो तो डेफिनेटली यू कैन सेव योर टाइम, मनी एंड एनर्जी। ओके, सो देखो मैंने उसको अलग से अलग कलर में दिखाया है सो दैट आपको ये सही से याद रखना है, ठीक है। ओके, now in second one, the total inspection becomes tedious and hence the required level of accuracy cannot be maintained. In sampling inspection, the expected standard of accuracy can be maintained. सीधी सी बात है, ठीक है। ये काम थोड़ा थका देने वाला होता है, ठीक है। इतने सारे लोगों को चेक करना ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो इन दिस केस ये जो एक्यूरेसी लेवल है वी कैन नॉट मेंटेन इन पॉपुलेशन इंस्पेक्शन, बट इन सैम्पलिंग इंस्पेक्शन द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड कैन बी मेंटेन्ड। ओके, इन थर्ड वन, समटाइम्स द आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। यस, ठीक है। ये देखो सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, इसमें तो कंपल्सरी करना पड़ता है, ठीक है। कोई सैम्पलिंग इंस्पेक्शन यानी कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिसको हम जब इंस्पेक्शन होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। लाइक अभी जो हमने एग्जांपल देखा, आप खुद सोचो कि अगर 1000 यूनिट्स हमने बनाए हैं वेफर के पैकेट्स, ओके, जो वैक्यूम्ड होते हैं, आपको पता होगा उसमें एयर टाइट होता है वो, और उसमें से 50 पैकेट्स जो हमने लिए हैं वो कैसे चेक करेंगे? सर सीधी सी बात है, सबको खोलेंगे, खाएंगे, चेक करेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर वैसे ही डिसाइड करते हैं ना। तो अगर उसको खोल के खा लिया है तो उसको सेल कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो देखो इन दिस केस ये क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया, इंस्पेक्शन में वो डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है। वी कैन नॉट नाउ सेल दिस आइटम। ओके, सो इन दिस केस दिस इज पॉसिबल ओनली इन सैंपल इंस्पेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल इंस्पेक्शन में पॉसिबल है। वैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल 11th में पढ़े होंगे, आपको पता है ब्लड टेस्ट, ठीक है। जब ब्लड टेस्ट करवाना होता है तो क्या करते हैं हम? थोड़ा सा ब्लड दे देते हैं जो बहुत मेहनत से हमने बनाया है, ठीक है। तो उसमें से थोड़ा सा दे देते हैं, वो लोग उसको चेक करते हैं और डिसाइड करते हैं कि भाई पूरा जो बॉडी में ब्लड है, यानी हमारा जो पॉपुलेशन है ब्लड का, ठीक है, वो सही है या नहीं। ओके, तो वो छोटे से सैंपल से डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो फिर वो ब्लड टेस्ट के बाद वो ब्लड का क्या करते हैं? सर वो वापस तो नहीं देते हैं। अगर सपोज वापस दे दिया तो क्या करोगे आप? फिर से इंजेक्ट कर दोगे उसे? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, वो तो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो बस वैसे ही बहुत सारे सैंपल इंस्पेक्शन होते हैं जिसमें आफ्टर इंस्पेक्शन द आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड। ओके, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, as the number of units to be inspected is less in sample inspection, okay, experienced and expert persons can be employed। सीधी सी बात है, अगर थोड़े से यूनिट्स को हमें इंस्पेक्ट करना है तो उसके लिए हम एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट पर्सन्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। और फॉर द इंस्पेक्शन वर्क, ओके, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। यस, सीधी सी बात है। In total inspection, all units are to be examined and hence there are more chances of error। Yes, जब काम बड़ा हो जाता है ना, जब काम बड़ा हो जाता है, समटाइम्स हम अगर बच्चों को कभी कभी एग्ज़ाम होमवर्क में दे देते हैं ये 5 टाइम करके लाना, ये 10 टाइम करके लाना, तो आपने देखा होगा, आपने भी किया होगा इन पास्ट, ठीक है, कि कभी कभी हम क्या करते हैं, बस यानी ध्यान हमारा टीवी में होता है और बस चलता जाता है, तो उसके पीछे का जो एक्चुअल इंटेंशन होता है वो फुलफिल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम यही होता है, अगर जो नंबर बड़े हैं, नंबर ज़्यादा है,
तो उसके पीछे जो एक्चुअल काम होना चाहिए वो कभी कभी नहीं हो पाता है, ठीक है। सो इन टोटल इंस्पेक्शन ऑल यूनिट्स आर टू बी एग्जामिन एंड हेंस देयर आर मोर chances of errors, while in sample inspection these chances are less. Okay, so these are some examples you should know and remember this, ठीक है। और ये हेल्प भी करेगा आपको चैप्टर को समझने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, ठीक है, SSP, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे SSP। ओके, एब्रीविएशन है इसका। और ये क्या होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान? एक्चुअली हमारा जो क्वेश्चन होगा वो SSP होगा, सिंगल सैम्पलिंग प्लान। तो इसे तो समझना पड़ेगा। यस सर, डेफिनेटली। क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो सम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? ओके, आपका जो सिंगल सैम्पलिंग प्लान होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। उसमें 3 नंबर्स गिवन होंगे। फर्स्ट विल बी कैपिटल N, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन। सेकेंड विल बी स्मॉल n, उसे हम कहेंगे सैंपल। एंड थर्ड विल बी C, वो हम अभी देखते हैं क्या कहते हैं उसे, ठीक है। ओके, इन SSP यानी अब पता चल गया आपको, सिंगल सैम्पलिंग प्लान, द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द लॉट इज डिनोटेड बाय N। यस, लॉट में जो टोटल नंबर है उसे हम कैपिटल N कहेंगे। हमारे लास्ट एग्जाम्पल में हमने ये ऑलरेडी देखा है, फिर से हम इसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ लीजिए कि हमारे पास टोटल 1000 यूनिट्स हैं, ठीक है, उसे हम N से डिनोट करेंगे। यस सर, गुड। ओके, एंड द रैंडम सैंपल ऑफ N यूनिट्स इज टेकन फ्रॉम इट। अच्छा, उसमें से हम एक रैंडम सैंपल ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्मॉल n, ठीक है। ओके, देन ऑल द यूनिट्स ऑफ द सैंपल, ऑल द यूनिट्स ऑफ द सैंपल, इसकी बात चल रही है, ओके, आर इंस्पेक्टेड। अच्छा, उसका इंस्पेक्शन होता है। एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इज फाउंड आउट। अच्छा, इस 50 यूनिट्स का इंस्पेक्शन होता है, उसमें से डिफेक्टिव यूनिट्स को फाइंड किया जाता है। ओके, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इज डिनोटेड बाय D। ओके, अब इसमें से जो डिफेक्टिव यूनिट्स है उसे हम D कहेंगे, अब यार सीधी सी बात है, जो D होगा वो लेस देन 50 होगा। अगर आप 50 यूनिट्स चेक कर रहे हो तो 50 से ज़्यादा यूनिट आपको डिफेक्टिव कैसे मिल सकते? पॉसिबल ही नहीं है। मेरे क्लास में अगर 5 स्टूडेंट है तो मैं कहूँगा सभी के सभी। अब वो सभी कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम सर 5 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये जो D होगा वो लेस देन 50 होगा, स्मॉल n होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इज डिनोटेड बाय D। ओके, दिस नंबर इज कंपेयर्ड विथ एन एक्सेप्टेंस नंबर C डिसाइडेड इन एडवांस। इस नंबर को कंपेयर किया जाता है C से, जो हमारा एक्सेप्टेंस नंबर है। यानी आप खुद सोचो, कहीं पे भी प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे भी, ठीक है। अभी आपने नाम शायद सुना होगा, अच्छी फेमस कंपनी है टेस्ला। ओके, अभी इंडिया में भी आ रही है, और शायद आप ये वीडियो देख रहे हो तो अभी गई हो, ठीक है। तो उसकी कार, उसका जो मालिक है एलन मस्क, ठीक है, वो बहुत पर्टिकुलर बंदा है और अपने काम में बहुत पर्टिकुलर रहता है। पर क्या ये पर्टिकुलर बंदा भी हर कार उसकी नॉन डिफेक्टिव हो सकती है? सर, ये प्रैक्टिकली देखने जाए तो नहीं हो सकता है। यस, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि कार में कितनी सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कार को छोड़ो, एक सिंपल सी पेन ले लो आप, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। देखने जाए तो इंक होता है, उसका बॉडी होता है, उसका जो नीब होता है, कितनी सारी चीज़ हो सकती है। तो डियर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और जब मास प्रोडक्शन होता है, मैं एक चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिट ऐसे मिलते हैं जो डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, कंपनियां ट्राई करती हैं कि वो डिफेक्टिव लेवल को बहुत कम करे। उसके लिए उसके पास अलग से R&D डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, ठीक, क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होता है। तो वो अपने डिफेक्टिवनेस को कम करने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन ज़ीरो डिफेक्टिव इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके, यू कैन ट्राई फॉर दिस, but practically it is not possible. Okay, so एक ऐसा लेवल, एक ऐसा डिफेक्टिवनेस का लेवल हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं, जो हम ऐसा कर सकते हैं बेरेबल है, वो टॉलरेट कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसे हम क्या कहेंगे? C कहेंगे। यस, तो ये जो तीसरा नंबर आपका होगा वो ये होगा, ठीक है।
सो द एक्सेप्टेंस नंबर सी डिसाइडेड इन एडवांस, ये जो सी है वो पहले से डिसाइडेड है कि भैया यहाँ तक हम चलाएंगे, यहाँ तक पॉसिबल है। तो सपोज वो सी हमारा 5 है, इसका मतलब क्या हुआ सर 50 में से 5 अगर डिफेक्टिव आ रहे हैं तो ये जनरली परसेंटेज हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है। सो अभी हम नंबर ले रहे हैं तो ये 5 यानी 5 नंबर तक हम चलाएंगे, यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके अगर ऊपर जाएगा तो सीधी सी बात है तो हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये रिजेक्ट होगा। और सर इसके नीचे रहेगा तो एक्सेप्टेड है, क्योंकि सी तक तो हम बेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स डी इन द सैंपल इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर एक्सेप्टेंस नंबर सी, द लॉट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। यानी ये जो नंबर है, लेट्स टेक दिस नंबर इज 4, ओके, यानी आपने ये जो 50 सैंपल को इंस्पेक्ट किया उसमें से आपको 4 डिफेक्टिव यूनिट्स मिले, ठीक है, और आपका स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड क्या है 5 यूनिट्स है। अब ये जो है ये इससे कम है, ठीक है, सो ये लॉट जो पूरा होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर सोचो कि यहाँ पे डिफेक्टिव यूनिट्स 14 मिले होते तो सर ये तो हमारे स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो गया, ठीक है, और जब ज़्यादा हो गया तो क्या होगा सर, लॉट को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो यही तो ये कहना चाहता है डियर, इफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स डी इन द सैंपल इज लेस देन और इक्वल टू द एक्सेप्टेंस नंबर सी, द लॉट इज एक्सेप्टेड, एंड इफ the number of defective units D is more than the acceptance number C, the lot is rejected. Very simple. Okay, तो ये C क्या होता है वो शायद आपको पता चल गया है, okay. Thus in SSP N and C are 3 parameters, यानी किसी भी SSP में ये 3 parameters आपके पास होंगे। First is capital N, second is small n, and the third one is C, okay. SSP can be symbolically denoted by this way, capital N, small n, C. So the first value is capital N, the second value will be small n, and the third one is C. Okay. From a lot of 1000 units, take a random sample of 100 units, and if the number of defective units in the sample is 3 or less than 3, because our standard of defectiveness is 3, okay. So 3 or less than 3, accept the lot. If it is more than 3, then reject the lot, okay. So what is SSP? Now you understand, okay. Let's move on, okay. ये शायद अब नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि एक बार मैं आपको बता दूं, शायद कहीं पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपने कहीं देख लिया हो तो sometimes 2 samples are taken to decide about acceptance or rejection of the lot, okay. 2 सैंपल लिए जाते हैं, तो इस केस में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द लॉट बेस्ड ऑन 2 सैंपल्स इज नोन एज डबल सैम्पलिंग प्लान। यस, ठीक है, कभी अगर ये देखने को मिल जाए तो ये समझ लेना, वैसे तो नाम से ही पता चल जाएगा, वो था सिंगल सैम्पलिंग प्लान। तो वी हैव 1 सैंपल, इन डबल सैम्पलिंग प्लान वी हैव 2 सैंपल्स, ओके। The process of taking decision on the basis on 3 or more samples is known as sequential or multiple sampling plan, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कहीं पे शायद आ सकती है, तो मैंने आपको एक बार बता दी, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिंगल सैम्पलिंग प्लान, SSP, ओके। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, फॉर्मूलाज क्या फाइंड करना है और उसके लिए कौन से फॉर्मूलाज हमें यूज करने हैं। नाउ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉल्ड PA, वी कैन कॉल इट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर अ गिवन फ्रैक्शन डिफेक्टिव P डैश। यस, ये कुछ नया है, हमारे पास 2 चीज होगी, एक होगा SSP जिसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स होंगे, कैपिटल N, स्मॉल n एंड C, and also we have P dash. What is P dash? P dash is nothing but the ratio of D upon N, okay, the ratio of D upon N, यानी डिफेक्टिव यूनिट्स को हम स्मॉल n से क्या करते हैं, डिवाइड, तो उससे हमें P dash मिलता है, लेकिन वो गिवन होगा, आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, ओके। So if we have P dash and SSP, so we have to find probability of acceptance. The probability of acceptance, the formula of probability of acceptance is this. What is this? Sigma.
नाउ वी यूज सिग्मा फॉर समेशन, ओके। तो हमारे पास जो भी वैल्यू है उनका टोटल करना है, हमें सम करना है। अच्छा, वो जो वैल्यूज है वो कैसे लेंगे, तो जो डी होगा वो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, ऑलवेज जीरो से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज डी, तो ये तो पता ही है आपको, डी क्या होता है सर, डी इज डिफेक्टिव यूनिट, ओके, नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स। और डी को हम कहां तक ले जाएंगे सर, अप टू सी तक ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, सी तक ले जाएंगे। यानी सर पता नहीं चला, सपोज सी आपका 5 है, सी आपका 5 है, ठीक है, तो आपको ऑलवेज जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 तक का कैलकुलेशन करके उसका सम करना है, यानी कि टोटल करना है, ठीक है। सपोज सी की वैल्यू 2 है तो आपको 0 1 एंड 2 का कैलकुलेशन करके उसका सम करना है। सर पर ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे, इस फॉर्मूला से। सर ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो हम नहीं जानते हैं, बात करते हैं उसकी। पहले फिलहाल आप इतना समझ लो, ये आपको क्लियर होना चाहिए, याद रखो आपको ये फाइंड करना है, इतना याद रखना, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस फाइंड करना है, आपको जो फाइनल आंसर दिया होगा इसका दिया होगा, ओके। और उसके लिए आपको कैलकुलेशन कैसे करना है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे, लेकिन उसमें भी हम किसका यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक हमने देख लिए, लेकिन इसी सेमेस्टर में आपने जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं उसी का यहाँ पे हमें यूज़ करना है। एक्चुअली पहले 3 थे, लेकिन एक डिलीटेड है, उसको कोर्स में से अब निकाल दिया है, तो वो अब हमें पढ़ना नहीं है। कौन सा था वो, यस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर वो तो हमने 11th 12th में पढ़ दिया है, यस, वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले यहाँ पे था, उसके 2-3 सम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में थे, लेकिन अब वो डिलीटेड है, सो हमें अब वो नहीं पढ़ने हैं। तो बाकी के कौन से 2 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने हैं और क्यों 2 पढ़ने हैं, कब 2 पढ़ने हैं, यानी कौन सा कब यूज़ करना है। इफ़ the number of population is less than or equal to 200, याद रखना ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ये बुक में भी नहीं मिलेगा, लेकिन ये सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है उससे हमने बना के स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, ठीक है। सो द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज लेस देन और इक्वल टू 200, वी विल यूज हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये नाम सुना हुआ लगता है, शायद आप ही से पढ़ा है। थैंक यू माय डियर, अगर नाम से मुझे याद कर रहे हो तो इसके लिए बहुत ही थैंक यू, बिकॉज क्योंकि मैंने जो पढ़ाया होगा वो अच्छे से पढ़ाया होगा और आपने अच्छे से समझा भी होगा, ठीक है। सो हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यस, और उसका ये फॉर्मूला है। सर लेकिन 1 मिनट, आपने पढ़ाया है, मुझे फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला ऐसा नहीं था। यस मैं जानता हूँ डियर, फॉर्मूला ऐसा नहीं था, पर वही फॉर्मूला है, सिर्फ नाम चेंज किया है, पिंटू को चिंटू कहा है और चिंटू को पिंटू कहा है, और कुछ नहीं किया है। तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल ये याद रखो, और मेन थिंग कब करना है यूज, जब capital N is less than or equal to 200, okay sir, and if capital N is more than or equal to 700 then we will use Poisson distribution। सर ये एक ही चैप्टर में दोनों पढ़े हैं, पॉइजन और हाइपोजियोमेट्रिक, यस वो उसी के लिए तो ये पढ़ाया है, ठीक है। ये जो चैप्टर हमें करना था, सॉरी इसी के लिए वो पढ़ाया आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आए, ये सम सॉल्व कर पाओ, इसी के लिए इसी सेमेस्टर में ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताए गए हैं, ठीक है। तो अब भी आपको ये याद रखो, सर वहाँ का भी फॉर्मूला, तो सर वहाँ पे तो ये फॉर्मूला था, हमें याद है, देखो है ना, ये वाला फॉर्मूला था। तो क्या डिफरेंट है यार, डी के जगह पे आपको x दिया हुआ है, m की जगह पे आपको स्मॉल np दिया हुआ है, ठीक है। और क्या चेंज किया है, कुछ नहीं, वही है फॉर्मूला, देखो, ठीक है। वो यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगी वो ये होगी, कैपिटल N, स्मॉल n, c, np डैश, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे, ओके। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, कब हमें हाइपरजियोमेट्रिक यूज़ करना है। यस सर, जब कैपिटल N की वैल्यू 200 या 200 से कम हो, ओके। और सर 700 या उससे ज़्यादा होगी कैपिटल N की वैल्यू, तो वी विल यूज़ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके।
पर सर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है, यानी 200 से कम 700 से ज़्यादा, तो 200 और 700 के बीच में अगर कुछ होगा तो उसके लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते थे और कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं है तो फिलहाल उसकी बात नहीं करेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है जो आपको वो क्लियर करवा देगा अपनी लास्ट स्लाइड को, कि विच डिस्ट्रीब्यूशन विल बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस द लॉट्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग प्लान्स। ओके, तो आपको सिर्फ कैपिटल एन देख के डिसाइड करना है कि हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और कैपिटल एन किसे कहते हैं? तो सर सिंगल सैंपलिंग प्लान में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कैपिटल एन होती है, सेकेंड वैल्यू इज स्मॉल एन एंड द थर्ड वैल्यू इज सी। ओके, सो हमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू देख के चेक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 80 है। अब आपको पता है जब n की वैल्यू 200 या 200 से कम हो, सो वी विल यूज हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और जब n की वैल्यू 700 या उससे ज़्यादा हो तो वी विल यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एम आई राइट? सो बताओ यहाँ पे सर इसमें हाइपर जियोमेट्रिक यूज होगा। वेरी गुड सर, ये 700 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। यस, यू आर राइट सर, ये एग्जैक्टली 200 है, यानी 200 या 200 से कम हो तो हम हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। सर अगर गलती से हमने डिस्ट्रीब्यूशन गलती से कोई और ले लिया तो आप सम ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस केस में ये जो फॉर्मूला जिस तरीके से दिए हैं उसमें जब ये वैल्यू के अलावा आपने और कोई वैल्यू लेके सम सॉल्व करने की कोशिश की तो आप कर भी नहीं पाओगे। राइट? ओके सर, यहाँ पे देखिए 2000 है कैपिटल एन की वैल्यू जो 700 से ज़्यादा है, सो वी विल यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वेरी सिंपल। बस ये क्वेश्चन शायद आ सकता है MCQ या वैसे कोई क्वेश्चन में। ठीक है, सो आपको ये समझना था। ओके, नाउ 13 नंबर सम। ओके, मैं पहले चेक कर लूँ मुझे कितने सम करवाने हैं। ओके, गुड, हो जाएगा। ओके, सो वी हैव SSP that is 220 and 1। ओके सर, सो अगर ये SSP है तो हमारा कैपिटल N हो गया सर 200। ओके सर, स्मॉल n हो गया 20 और C हो गया 1। एम आई राइट? यस सर, ये तीन वैल्यूज हमें मिल गई। नाउ वी हैव प्रपोर्शन डिफेक्टिव ऑफ द लॉट इज 0.02, तो इसे हम कहेंगे P डैश, इसे हम कहेंगे P डैश। वो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया व्हाट इज P डैश। ओके, ये याद रखना, ये गिवन होगा, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चार चीज हमारे पास है। अब इसका यूज करके हमें PA फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो फाइंड करना है, समझना ये हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस। वो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है सर? हमें सिग्मा P ऑफ D फाइंड करना है, जिसमें D की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे। D की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, और कहाँ तक जाएंगे सर? C की वैल्यू तक जाएंगे, और आप देख सकते हो C की वैल्यू क्या है? 1 है। दैट मीन्स एक बार हम D की जगह पे 0 लेंगे। ओके, और एक बार हम D की जगह पे 1 लेंगे। ओके, और इन दोनों का एडिशन करेंगे। क्यों सर एडिशन? आपको पता है सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा? कॉमर्स का स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानता है सिग्मा क्या होता है, और अब तो साइंस के स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे से पता होता है व्हाट इज सिग्मा, समेशन, द साइन ऑफ समेशन। ओके, सो P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1, ये दोनों फाइंड करना है। गुड, ठीक है। अब सर ये P ऑफ 0 एंड P ऑफ 1 फाइंड करने के लिए PD का फॉर्मूला, P ऑफ D का फॉर्मूला क्या लेंगे? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सर कैपिटल N जो है वो यहाँ पे 200 या 200 से कम है, और N है ऑलरेडी 200 है, सो वी विल सॉल्व दिस सम बाय हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यस सर, और हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में P ऑफ D का फॉर्मूला क्या है? देखो अभी हमने देखा, कहाँ गया भैया? ये वाला फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला। रुको, इसको मैं कॉपी करके वहाँ ले जाता हूँ। ओके, इसे मैं कॉपी करके वहाँ ले जाता हूँ। क्या हो गया? सॉरी, ये तो गलत हो गया।
देखो टेक्नोलॉजी के साथ, देखा मैंने कहा था ना, कोई भी चीज़ नॉन डिफेक्टिव, जीरो डिफेक्टिव कभी नहीं हो सकती। देखो मेरे में भी गलती हो रही है ना, ये कितने टाइम से मैं ये बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी ठीक है गलतियाँ हो सकती हैं। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मुझे उठा के यहाँ लिखना है। सर याद रख लो आप। ओ कहाँ पे ले लिया, अच्छा यहाँ पे ही ले लिया मैंने। ये एक गलती करेगा, परेशान करेगा, ठीक है छोड़ो यार इसको, ये ऐसा समझ लो कि वीडियो में ये चीज़ था ही नहीं, ठीक है। ओके, मुझे ये वाला फॉर्मूला लिखना है, NP-CD। ओके, NP-CD और इंटू N-NP-C N-D और यहाँ पे है कैपिटल NCN। यस, ये फॉर्मूला मुझे याद है, ठीक है। तो सर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमारे पास सबसे पहले तो NP- होना चाहिए। यस, डेफिनेटली NP- होना चाहिए। ओके, नाउ कैपिटल N इज इक्वल टू 200 एंड P- इज इक्वल टू 0.02। सो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा NP-? सर 4 मिलेगा। यस, गुड, ठीक है। तो चलिए NP- आ गया। अब हम ये P0 एंड P1 फाइंड करेंगे। अब बात ये है, आपको ऑलरेडी हाइपर ज्योमेट्रिक और पॉइसन पता है। हाइपर ज्योमेट्रिक में हम क्या करते थे, ऐसे सम बहुत से हमने सॉल्व किए, तो ये दोनों अलग से फाइंड करेंगे, दोनों का जो आंसर होगा उसको लास्ट में हम ऐड कर देंगे। और अगर ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना होता तो डायरेक्टली पूरा कैलकुलेशन एक साथ करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें e⁻m का वैल्यू हमें कॉमन लेना होता है इसलिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम पहले ये फाइंड करेंगे उसके बाद ये फाइंड करेंगे। ओके, क्लियर। चल, सबसे पहले मुझे P0 फाइंड करना है। ओके, याद रखना ये जो 0 है वो D की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज NP-? सर NP- इज इक्वल टू 4। ओके, C D की वैल्यू क्या है सर, 0 है, ये रही देखो। ओके, कैपिटल N माइनस NP-। अब कैपिटल N है 200 और माइनस NP- है 4। सो 200 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो सर ये हो जाएगा 196C, ठीक है। और यहाँ पे है स्मॉल n दैट इज 20 माइनस D दैट इज 0। सो 20 माइनस 0 वी गेट 20। ओके, डिवाइडेड बाय NP NCN, N इज 200 और स्मॉल n इज 20। ओके सर, हाँ हाइपर जियोमेट्रिक में आपने सम जब सॉल्व करवाया था तो हमें इतना पता है कि जो भी सम किए थे हमने वो विदाउट फार्मूला किया थे। यस, ठीक है। तो देखो यही है, हमने कुछ नहीं किया, ये 200 को हमने स्प्लिट किया 2 नंबर्स में और 20 को हमने स्प्लिट किया 0 एंड 20 में, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई? सर इस टाइप का कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर में पॉसिबल नहीं है। क्यों? हमारा जो NCR का फॉर्मूला है, अब ये n यानी ये हमारा सैंपल वाला n नहीं है, याद रखना। ये मैं कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11 स्टैंडर्ड में ले जा रहा हूँ आपको, और वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे अगर आपको याद है तो, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, वहाँ पे कॉम्बिनेशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। तो अगर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है तो 196 फैक्टोरियल ढूंढना तो पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने कैलकुलेटर में ये फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि 11-12 डिजिट का कैलकुलेशन है आपका, और 196 को के पीछे के अगर 5-7 नंबर आपने मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑटोमेटिकली एरर दिखाना चालू कर देगा, फिर आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सर ये कैसे फाइंड करेंगे? तो वही तो हमें सिखाना है। क्यों आप हमारे वीडियो देख रहे हो? वही तो सीखने के लिए, ठीक है। चलिए मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका आंसर 1 आएगा, इसका 1 आंसर आएगा। गुड, ओके सर। अब इसके लिए एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला रख देते हैं, ठीक है। 196 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल, और अगर 196 में से 20 जाएगा तो 176 फैक्टोरियल। एम आई राइट? यस सर, यू आर ऑलवेज राइट। ओके, नाउ 200 से 20, उसके लिए क्या करेंगे? 200 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल एंड 180 फैक्टोरियल। अगर 200 में से 20 जाएगा तो क्या रहेगा? 180। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी फर्स्ट सम में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा,
फिर इसके बाद के सम में मैं कुछ भी ये नहीं बताऊंगा, आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि करना कैसे है, ठीक है। इसमें मैं सभी स्टेप्स बताऊंगा, कौन सा स्टेप कैसे आता है, ठीक है। तो पहले तो देखो ये 1 हो गया, ओके, क्योंकि NC 0 ऑलवेज 1 होता है। इसको मैंने फॉर्मूला यूज़ किया तो मुझे ये मिला, इसमें भी सेम फॉर्मूला यूज़ किया, ये मिला, ठीक है। अब सर क्या करेंगे, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, यानी कि ये, वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। यानी अल्टीमेटली देखने जाओ तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसका रेसिप्रोकल या आप कह सकते हो इनवर्स लेना पड़ेगा। तो क्या होगा जरा देखना, 196 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल एंड 176 फैक्टोरियल इनटू इसका इनवर्स लेना पड़ेगा, आपको याद रखना, 20 फैक्टोरियल 180 फैक्टोरियल अपॉन 200 फैक्टोरियल। समझ में आ गया ये, ठीक है। दो तरीके से याद रखो, आपको अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो इसका इन्वर्स या रेसिप्रोकल लेके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब सर, अब हमें ये सभी फैक्टोरियल हटाने, कैसे हटाएंगे सर? सबसे पहले तो देखो ये 20 फैक्टोरियल हट जाएगा, यस। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये है 196 फैक्टोरियल, यस, और ये है 200 फैक्टोरियल। अब 196 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है सर? 196 से लेके 1 तक के जितने भी नंबर है उन सबका मल्टीप्लिकेशन करना है, यस, यू आर राइट। नाउ 200 फैक्टोरियल सर, उसमें भी वैसा होता है, 200 से लेके 1 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, होल नंबर से, उन सबको हमें मल्टीप्लाई करना होता है, यस, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये 196 फैक्टोरियल जो है वो 200 में इंक्लूडेड है? हाँ सर, वैसा ही होगा, क्योंकि 200 से अगर 1 तक हम जाएंगे तो बीच में 196 आएगा। तो क्या मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हो। अच्छा, मैं इसे भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ नंबर छोड़ के जाएगा। कौन से नंबर छोड़ के जाएगा सर? वो नंबर छोड़ के जाएगा, आप कैसे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, 200, 199, 198 एंड 197, इतने नंबर छोड़ के जाएगा। सर 196 नहीं आएगा? नहीं, वो तो यहाँ पे है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखा, आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइप के सम में, ठीक है। अब सर इसको देखते हैं, इसमें 176 है और इसमें 180 है। सर 176 फैक्टोरियल 180 फैक्टोरियल में इंक्लूडेड है, तो हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, ये भी कैंसिल होगा, लेकिन ये कुछ छोड़ के जाएगा। क्या छोड़ के जाएगा सर? वो 180 छोड़ के जाएगा, 179 और 178 और 176 छोड़ के जाएगा, 177 नॉट 6, इतना छोड़ के जाएगा वो, 176 तो कैंसिल हो गया। तो देखा, आपको ये फाइंड करना है। अगर ये फाइंड कर पाओगे तो ही एक नंबर ढूंढ पाओगे और आप अपने आंसर तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो देखो, ये ढूंढ लिया हमने, ठीक है। अब सर क्या करना है? अब ये कैलकुलेटर तो भैया आप अपने कैलकुलेटर में कर सकते हो। अच्छा, मेरा कैलकुलेटर कहाँ गया भाई? देखते हैं, अगर अभी मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपने स्मार्ट बोर्ड का कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं मिल रहा है तो हमारे स्मार्ट बोर्ड का कैलकुलेटर ले आते हैं। हाँ, ये रहा, ठीक है। अब हम 180 इंटू 179 इंटू 178 इंटू 177 को डिवाइड करेंगे 200, फिर 199, फिर 198 और फिर 197 से, तो हमें आंसर मिलेगा 0.6539, ये 6539, ओके। ये हमारा फर्स्ट आंसर है, ओके, ये हमारा फर्स्ट आंसर है इसका, 6539, यस, 6539, ओके। अब हमें ये 1 का आंसर ढूंढना है, ऐसे ही ढूंढेंगे हम, इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप लोग, इसको मैं इतना सा यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से पूरा, ओके, वेरी गुड, चला गया, अच्छा है, ओके। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये कैंसिल कर दो, ये वाला कैंसिल कर दो, ये वाला कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल कर दो।
हमें अब क्या ढूंढना है सर, हमें P1 ढूंढना है। तो डियर P1 अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यस डेफिनेटली। पर अब यहाँ पे 1 आएगा तो क्या होगा सर, अगर वहाँ पे 1 आएगा तो देखो हमें स्मॉल n में से d की वैल्यू यानी जो अब 1 हो गई है वो माइनस करनी है। तो अगर 20 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो एज इट इज़ रहेगा। तो देखो ये चेंज होगा। सपोज अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या होता सर, यहाँ पे 2 हो जाता, यहाँ पे 18 हो जाता, 3 होता तो ये 3 ये 17 हो जाता। अल्टीमेटली इन दोनों का टोटल कितना होता, 20 होता है, याद रखो, ठीक है। ओके सर, ओके वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे सर, अभी जो किया था हमने एग्जैक्टली वही करेंगे, लेकिन 4C1 हमारा क्या होगा, 4 होगा, याद रखना 4 होगा, बिकॉज ये अब 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। अब इसका अगर कैलकुलेशन करें और ओनली 4 होगा, यू कैन नॉट राइट 4 फैक्टोरियल, ओके। 196C19, सो यहाँ पे हो जाएगा 196 फैक्टोरियल अपॉन 19 फैक्टोरियल, ठीक है। और 196 माइनस 19 दैट इज 177 फैक्टोरियल, ओके। आपको फॉर्मूला पता है, ये अच्छी तरीके से आप फॉर्मूला जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा बहुत R&D इसके ऊपर कर लेना, यूट्यूब बहुत अच्छा हेल्प करेगा आपको इस केस में, ठीक है, ठीक है। अब सर क्या करना है, अब देखो एक्चुअली लास्ट सम में हमने दिखा, ये लास्ट कैलकुलेशन में हमने देखा कि इसको इससे डिवाइड करना है, पर लास्ट में करना क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, किससे, उसके इन्वर्स से। तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे उसका इन्वर्स लिख सकते हैं, 20 फैक्टोरियल 180 फैक्टोरियल अपॉन 200 फैक्टोरियल। आया कुछ समझ में? यस सर, समझ में आ गया, डेफिनेटली समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो दो चीज़ हो रही हैं, यहाँ पे ये 4 एज इट इज़ रहेगा, यस सर 4 रहेगा, डेफिनेटली रहेगा। और सर ये 19 कैंसिल होगा, ये 20 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 20 को छोड़ के जाएगा, क्या छोड़ के जाएगा सर, 20 छोड़ के जाएगा, क्योंकि 19 फैक्टोरियल तक के सभी नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो 20 तो बाकी रह जाएगा, ठीक है। अब सर ये 177 और 180 में से 177 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, लेकिन ये कुछ छोड़ के जाएगा, क्या छोड़ के जाएगा, 180 179 एंड 178, सर ये 3 नंबर छोड़ के जाएगा, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता ही है क्या छोड़ के जाएगा, यस सर 200। सर अब ये उल्टे नंबर्स क्यों लिखते हो, जनरली फैक्टोरियल्स की जो कैलकुलेशन होती है वो इस तरीके से होती है, अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस है मेरी, लेकिन आप सीधे भी नंबर लिख सकते हो, जैसे आपको लिखना है अगर, हाँ 197 198 199 200 वैसे लिख सकते हो आप, ओके, एंड यस अप टू 197, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर 4 है, देखो 4 है फर्स्ट नंबर, 20 है, फिर 180 है, फिर 179 है और फिर 178 है, यहाँ तक की हमें कैलकुलेशन करनी थी। अब उसको डिवाइड करना था 200 से, फिर 199 से, फिर 198 से, फिर 197 से, यस यहाँ तक हमें डिवीज़न करना है। और हमारा आंसर है, यस ये आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.2955, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल करना है, सो 0.6539 प्लस 0.2955 और हमारा आंसर है, देखो आप चेक कर लो, अपना आंसर आ रहा है 0.9494, यस। तो ये हमारा राइट आंसर है। देख लिया आपने, बहुत ही सिंपल है। अगर हाइपर ज्योमेट्रिक ऑलरेडी अच्छे से पढ़ लिया है, पॉइसन अच्छे से पढ़ लिया है, तो इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत ये एसएसपी समझना था, ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है वो समझना था, बाकी तो हाइपर ज्योमेट्रिक और पॉइसन अपना काम कर लेगा, ठीक है। तो देखो हो गया ये सम सॉल्व। चलिए फटाफट से दूसरा सम सॉल्व कर लेते हैं, ओके। दिस इज अवर नेक्स्ट सम, 14 number for SSP, okay, capital N is 100, small n is 18, okay, and C is 1 again, ठीक है। और हमारा जो P डैश है वो है 0.05। अच्छा, हमें ढूंढना है probability of this is probability of acceptance PA, और वो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करने से, जहाँ पे डी की वैल्यू हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है सर, 0 से स्टार्ट करनी है।
और अप टू कहाँ जाना है सर, C तक जाना है, और यहाँ पे C की वैल्यू 1 है, सो हमें कैलकुलेट करना है P0 एंड P1, राइट। ओके सर, अब हमें जो P ऑफ D है सर, P ऑफ D है, हमें जो लेना है P ऑफ D, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा सर, हमारा फॉर्मूला होगा NP डैश CD इंटू N माइनस NP डैश C स्मॉल n माइनस टी अपॉन कैपिटल NCN, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। अब सर इस फॉर्मूला में हमें ज़रूरत पड़ने वाला है सर कैपिटल N P डैश का, ठीक है सर। कैपिटल N कितना है हमारा 100 है, और P डैश हमें गिवन है 0.05, सो हमारा NP डैश आएगा 5। ओके, यहाँ तक क्लियर, गुड। अब सर हमें क्या करना है सर, हमें दो कैलकुलेशन करना है। पहले आप P0 का कैलकुलेशन कर लो। चलिए फार्मूला में वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले NP डैश है 5, सो ये तो आपको पता है 5C 0 आएगा, ठीक है। अगर ये 5 है, कैपिटल N 100 है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा 95। देखो आपको करना क्या है, कैपिटल N में से NP डैश की वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है C, और यहाँ पे आपको वैल्यू लेना है स्मॉल n माइनस डी। स्मॉल n है 18 और d की वैल्यू है 0, सो यहाँ पे हम 18 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे तो सिंपली आपको रखना है 100C 18। वेरी सिंपल। यस सर, ये कुछ सिंपल लग रहा है। अच्छा, अब क्या करना है सर, इसका आंसर तो आप ऐसा करो 1 ले लो, ठीक है। ओके, हाँ इसकी कैलकुलेशन करो। अब देखो पहले सब में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अगर नहीं पता चला है तो भैया मुझे रिवाइंड कर सकते हो आप, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आप फिर से वहाँ चले जाइए, क्या किया था एग्जैक्टली मैंने, कैसे स्टेप्स लिखे थे वो समझ लीजिए, ठीक है। 95 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 95 माइनस 18 क्या आता है, 95 माइनस 18 दैट इज 77 फैक्टोरियल, ओके। और इसका डायरेक्ट हम इनवर्स ले सकते हैं, सो 18 फैक्टोरियल 100 माइनस 18 दैट इज 72 फैक्टोरियल, नॉट 72 दैट इज 82 फैक्टोरियल, ओके, अपॉन 100 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। ओके, अब क्या होगा सर, 18 फैक्टोरियल तो आप कैंसिल ही कर दो। अच्छा, 77 और 82 में से 77 कैंसिल हो जाएगा। 82 यानी हम देखो, अब मैं एक ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मैंने बोला उल्टा सीधा जो लिखना है, 78 क्योंकि 77 तक कैंसिल हो गया है, सो 78, 79, 80, 81 एंड 82, ठीक है। और यहाँ पे ये 95 कैंसिल हो जाएगा और 100 छोड़ के जाएगा। क्या छोड़ के जाएगा सर, 96, 97, 98, 99 एंड 100, ये छोड़ के जाएगा। और इसका जो कैलकुलेशन हमें मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो हम यहाँ पे रख देंगे। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 78, 79, 80, 81 एंड 82, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें 96, 97, 98, 99, 100, इससे हमें उसको डिवाइड करना था। और हमारा आंसर है माय डियर 0.3624, ओके। ये हमारा आंसर है फॉर 1 के लिए। अब सॉरी 0 के लिए। अब अगर 1 होता तो क्या होता, देखो ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे करता हूँ तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर 1 के लिए, ओके। तो क्या होगा सर, ये एक नंबर चेंज होगा, ये वाला नंबर चेंज होगा, और कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो 5C1 इंटू 95C 17, ठीक है। और यहाँ पे तो यही रहेगा 100C 18। देखा आपने कितना सिंपल है ये, ठीक है। अब 5C1 क्या देगा सर, 5 देगा, ओके। इसको हम लिख सकते हैं 95 फैक्टोरियल अपॉन 17 फैक्टोरियल इंटू, अब 95 में से अगर 17 जाएगा सॉरी, सो वो 78 रहेगा, ठीक है। और इसका तो हमें ऑलवेज इन्वर्स मल्टीप्लाई कर ही लेना है, ठीक है। सो वो होगा 18 फैक्टोरियल, 82 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल, ओके। चलिए अब फाइनली फाइंड करते हैं आंसर 5, ओके। 17 और 18 में से हमें 18 मिलेगा, इन दोनों में से हमें 79, 80, 81 और 82 मिलेगा। और यहाँ पे तो यही नंबर मिलने वाले हैं आपको, फिक्स्ड है वो तो 96, 97, 98, 99 और 100, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ओके। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको जल्दी से। 5 इंटू 18 इंटू 79, 80, 81 एंड 82,
और उसको डिवाइड करते हैं, 96 से स्टार्ट हो रहा है, 96, 97, 98, 99, 100. So our answer is sir 0.4182 और इन दोनों का एडिशन कर लेते हैं हम. सो 0.3624 प्लस 0.4182. सो फाइनल आंसर इज 7806 और यहाँ पे दिया हुआ है 05. ठीक है, इतना चलता है. हमें तो सिर्फ फर्स्ट 2 डिजिट्स देखने हैं. हम 4 डिजिट्स तक कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 डिजिट अगर मैच कर रहे हैं, यहाँ पे तो 3 कर रहे हैं और चौथा भी इतना ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में, क्योंकि हम जो आंसर लेते हैं वो डिस्काउंटेड होता है. बहुत सारे डिजिट्स को हम डिलीट कर देते हैं, उसके बाद आंसर लेते हैं. ठीक है, सो ये आपका सही आंसर है. आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस और कैसे हम हाइपर ज्योमेट्री का यूज़ करके उसके आंसर ला रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, दिस विल बी अवर लास्ट सम फॉर दिस वीडियो. ओके, सो इन 19 if the proportion defective of the lot is 5%, here the proportion defective p dash is given in percentage, my dear, in percentage. ठीक है, so you have to convert the percentage into fraction. So 5 by 100, so that will be 0.05. Okay, find probability of acceptance under the plan is given, and here capital N is 1000, small n is 100 and c is 2. ओके, एंड ये कुछ वैल्यू दी गई है, वो देखते हैं क्यों दी गई है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी सिग्मा. डी का वैल्यू स्टार्ट होगा 0 से अप टू सी तक जाएगा. सी का वैल्यू है 2. तो सर हमें फाइंड करना है P0, P1, P2. यहाँ तक हमें आंसर ढूंढने हैं. ओके ओके सर, देन अब क्या करेंगे, तो अब डिसाइड करेंगे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है. तो सर हमारा यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो 700 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप हाइपर ज्योमेट्रिक यूज़ नहीं कर पाओगे. यहाँ पे आपको यूज़ करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. यस, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है e रेज़ टू माइनस np डैश रेज़ टू d अपॉन d फैक्टोरियल. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, और एक चीज़ नोटिस करना आप, यहाँ पे हमें स्मॉल n यूज़ करना है. ठीक है, हाइपर ज्योमेट्रिक में हमें कैपिटल n यूज़ करना है और यहाँ पे हमें स्मॉल n यूज़ करना है. ठीक है, सो स्मॉल np डैश, स्मॉल n इज 100 और p डैश इज 0.05. सो स्मॉल np डैश इज 5. ओके ओके सर, अब दूसरी बात, अगर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम सॉल्व कर रहे हो तो ये सभी को अलग से आपको कैलकुलेट नहीं करना है, एक साथ कैलकुलेट करना है. कैसे? सबसे पहले आप P0 के बारे में सोचो, तो आपका आंसर हो जाएगा e रेज़ टू माइनस np डैश दैट इज 5 रेज़ टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. ठीक है, अब क्या होगा, अब सिर्फ ये दोनों वैल्यूज क्या चेंज होती रहेगी, ये दोनों वैल्यू, बाकी कोई चेंज नहीं होगा. e रेज़ टू माइनस 5 रेज़ टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एंड द थर्ड वन इज e रेज़ टू माइनस 5 रेज़ टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. अगर पॉइजन अच्छे से समझाया आपने तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके, अब सर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक साथ कैलकुलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसे कॉमन ले सकें. यस, तो ले लीजिए e रेज़ टू माइनस 5, तो बाकी क्या रहेगा उसकी कैलकुलेशन भी करते हैं. इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 1. 5 रेज़ टू 1 5 होगा और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, सो हम लिख सकते हैं 5. 5 रेज़ टू 2 25 होगा और 2 फैक्टोरियल 2 होगा, तो 25 को अगर 2 से डिवाइड कर लें तो हमें मिलेगा 12.5. ओके, अब क्या करते हैं, हम तीनों को ऐड कर देते हैं. सो e रेज़ टू माइनस 5 इंटू इनका एडिशन होगा 18.5. 18.5 को हमें e रेज़ टू माइनस 5 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है. अब ये वैल्यू टेबल में गिवन है लेकिन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती है, तो यूनिवर्सिटी फिर कैसे देगी आपको. ठीक है, इतना बड़ा टेबल तो आपको आप रट्टा मार नहीं सकते, बहुत ही बड़े रट्टेबाज हो आप, लेकिन टेबल ये आप रट्टा नहीं कर सकते. ऐसा ही एक टेबल पहले आता था, आपको शायद पता हो, लॉग टेबल आता था. आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया आई डोंट नो, बट ऐसा एक टेबल आता था. ठीक है,
सो यहाँ पे देखो ये वैल्यू आपको दी गई होगी, ठीक है, तो यहाँ पे भी दी गई है। तो हमें करना क्या है भैया, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये इसकी वैल्यू है e⁻⁵ की। सो ये वैल्यू क्या है, देखो 0.00637 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 18.5 से। और अगर सब सही हुआ तो हमारा आंसर देखो 1246। यस, आंसर इज 0.1246, ठीक है। तो ये वीडियो में हमने देखा व्हाट इज एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है, देन व्हाट इज एसएसपी, व्हाट इज डबल सैम्पलिंग प्लान, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हाइपर ज्योमेट्री का यूज़ कब करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कब करेंगे, और उसके दोनों के एक एक सम हमने हाइपर के हमने 2 देखे, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, और पॉइजन का हमने एक सम देखा, ठीक है। अब इसमें कुछ ना कुछ वैरायटीज़ होंगी जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में लाते रहेंगे, समझते रहेंगे। और तब तक आप भैया ये सभी सम अच्छे से एक बार फिर से देख लो, प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय।